Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. Today we are recording lecture number 60 of the subject and AC circuits हम अभी भी पढ़ रहे हैं and last lecture में हमने resonance topic को conclude करके complete किया था. तो with that topic we have completed single phase AC circuits. जो module 2 का part था single phase AC circuits का वो हमने पूरी तरह से complete कर लिया है, जिसमें हमने AC series circuit, single phase AC series circuit, single phase parallel circuits, रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, ये सारी चीजें हमने डिटेल में स्टडी की हैं विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक. आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्री फेज एसी सर्किट. ठीक है, जो इस मॉड्यूल में एक पोर्शन है थ्री फेज एसी सर्किट का, उसके बारे में हम आज से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर से, राइट. तो चलिए देखते हैं हम थ्री फेज एसी सर्किट का क्या मतलब है. एक्चुअली थ्री फेज एसी सर्किट से पहले अगर हम एक टॉपिक का डिस्कशन करें, दैट इज पोलीफेज. ठीक है, पोलीफेज का मतलब होता है मोर देन वन फेज, राइट, मोर देन वन फेज, राइट. तो आपने सिंगल फेज एसी सर्किट अभी तक स्टडी किया है. सिंगल फेज एसी सर्किट को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो जनरेटर का यूज करते हैं उसमें एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है. आपने देखा भी था जब हमने उसका डायग्राम बनाया था, कुछ इस तरह का डायग्राम हमने बनाया था जिसमें हमने दो मैग्नेट्स ली थी. ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड यहाँ पर हमने एक कॉइल ली थी जिसमें एक वाइंडिंग है. जैसे जैसे ये कॉइल आपका रोटेट करता है, दिस इज द कॉइल, जैसे जैसे आपका एक कॉइल रोटेट करता है विद 90 डिग्री मूवमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू गेट वेवफॉर्म अनदर 90 डिग्री, एंड कंप्लीट जब 360 डिग्री मूवमेंट हो जाता है तो आपको ये एक कंप्लीट साइकिल मिलती है 360 डिग्री की, राइट. तो इस तरह से आपने देखा था हमारे पास जब एक सिंगल फेज जनरेशन करना हो तो आपको ये जो कॉइल है, ये जो वाइंडिंग्स है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट करना होता है, राइट. अगर यहीं पर आपके पास एक कॉइल की जगह पर दो कॉइल्स हों और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो, कैसे, अगर उसका एक फिगर बनाने की कोशिश करें तो लेट अस हैव वन मोर सेट ऑफ मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दीज आर द मैग्नेट्स नॉर्थ साउथ. इसके बाद आपके पास दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल आपके पास ये है और दूसरा कॉइल आपके पास ये है जो इससे 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है, राइट. तो मान लेते हैं ये A1 A2 कॉइल है आपके पास और जो दूसरा कॉइल है वो B1 B2 है. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होना है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. तो यहाँ से आपको क्या वेवफॉर्म मिलेगी. अब ध्यान से देखिए कि जो A1 A2 है वो बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस वाले केस में जब हमने सिंगल फेज देखा था. तो जैसे जैसे इस कॉइल का मूवमेंट होगा, फर्स्ट वाली कॉइल का A1 A2 का, वो आपको 90 ये एक साइनसोइडल वेवफॉर्म को प्रोड्यूस करके देगा 360 डिग्री रोटेशन में, राइट. उसके बाद अगर आप B1 B2 कॉइल की बात करें तो B1 B2 का जो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री से है, यानी कि एग्जैक्टली 90 डिग्री से उसका जनरेशन स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर वो कंप्लीट होगा. तो एक जो वेवफॉर्म प्रोड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ दिस सेकंड आर्मेचर वाइंडिंग, वो कुछ इस तरह की होगी. तो दिस विल बी कॉल्ड योर फेज ए एंड दिस विल बी कॉल्ड योर फेज बी, राइट. तो ये मोर देन वन फेज की जहां पर भी बात आती है उसी को हम कहते हैं पोलीफेज. पोलीफेज का सिंपली मतलब है कि मोर देन वन, जहां दो या दो से ज्यादा कॉइल्स हमारे पास हों. इन द प्रीवियस केस, इन द फर्स्ट केस जहां पर हम सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज में हमारे पास जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, अगर हम इसको A1 A2 का नाम दें कॉइल को A1 एंड A2, तो वी विल कॉल इट E A1 A2, यानी कि द EMF इंड्यूस्ड विद दिस कॉइल A1 A2 मस्ट बी इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी. आपको पता ही है हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है साइनसोइडल फंक्शन का. सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले केस की बात करें जहां हम दो फेज की बात कर रहे हैं, दो कॉइल्स की बात कर रहे हैं और दोनों की दोनों कॉइल्स 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड हैं, तो उस केस में हमारे पास जो A1 A2 होगा वो एज इट इज होगा जो हमने सिंगल फेज में ऑब्टेन किया था. लेकिन हम B1 B2 के केस में हमारे पास जो वेवफॉर्म मिलेगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का हमें यहाँ पर फेज शिफ्ट मिलने वाला है. ठीक है, राइट. तो नाउ अगर कॉन्सेंट्रेट करें थ्री फेज की, थ्री फेज में क्या होगा. अब देखिए आपने सिंगल फेज जनरेट करना है तो आपके पास एक कॉइल है, आपको दो फेजेस जनरेट करने हैं तो आपके पास दो कॉइल्स हैं जिनका फेज डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का है, राइट. अगर आपको तीन फेजेस जनरेट करने हैं तो आपके पास तीन कॉइल्स होनी चाहिए. लेट अस से यहाँ पर हमारे पास ए कॉइल है, बी कॉइल है, एक और हम तीसरा कॉइल लेंगे जो सी कॉइल होगी,
all the coils must be displaced by 120 degree from each other, right? तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में जब तीन कॉइल्स जो तीनों एक दूसरे से बराबर एंगल से डिस्प्लेस्ड हों, यानी कि दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड हों, और वो जब रोटेट करेंगी तो वहां पर हमें तीन फेजेस मिलने वाले हैं। और वो तीन फेजेस हमारे पास किस तरह के होंगे, हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ एज इट इज, जो हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें तीन कॉइल्स को लगाना है, तो सबसे पहले कॉइल A1 A2 को ले लेते हैं एज इट इज, जो हमारे पास पहले से है A1 A2। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पर अलाइन करने का मतलब है कि ये एक रेफरेंस वोल्टेज की तरह पर काम करेगी, एक रेफरेंस कॉइल की तरह से काम करने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से भी समझ में आती है कि जब आप एक कॉइल को हॉरिजॉन्टली 180 डिग्री के साथ इस तरह से अलाइन कर दे तो उससे जो भी वोल्टेज हमें मिलता है वो एग्जैक्टली जीरो एंगल से स्टार्ट होता है। इसके बाद आप जो भी कॉइल लोगे और इस A1 कॉइल ए कॉइल के साथ उससे कुछ एंगल से डिस्प्लेस करोगे, तो जो उस सेकंड कॉइल से जो भी फेज जनरेट होगा वो सेम एंगल के साथ डिस्प्लेस्ड होगा, लाइक इन केस ऑफ दिस टू फेज जनरेशन। यहाँ पर हमने क्या किया, एक B1 B2 कॉइल लिया जो A1 से 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड की, तो उससे जो जनरेशन हुआ वो भी 90 डिग्री से डिस्प्लेस था। सिमिलरली यहाँ पर हमने A1 A2 जो हमारी रेफरेंस कॉइल है वो लिया, उसके बाद B1 B2 को बनाएंगे। यहाँ पर B1 B2 आपका यहाँ से लगभग इस तरह से बनेगा। यस, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास सेकेंड कॉइल है, कॉइल नंबर 2 या B1 B2। और थर्ड कॉइल की अगर बात करें तो थर्ड कॉइल हमारा यहाँ पर है, दिस इज द थर्ड कॉइल। ठीक है, लेट्स से दिस इज C1 C2, C1 एंड C2। ठीक है, राइट। तो तीन कॉइल्स हमारे पास हो गई, तीनों ही कॉइल्स एक दूसरे से 120 डिग्री से अपार्ट हैं। कैसे 120 डिग्री से अपार्ट हैं, यहाँ पर देखिए कॉइल का एक पॉइंट जो A1 पॉइंट है, उस A1 से B1 पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है। B1 से जो C1 है वो आपका 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है। और अगर हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी जनरेशन B कॉइल से होगा वो A1 से 120 डिग्री से लैग करना चाहिए। सिमिलरली जो C1 से जनरेशन होगा वो भी 120 डिग्री से लैग करना चाहिए। ठीक है, तो इन दिस वे हम अगर जनरेशन को प्लॉट करें तो सबसे पहले हमारे पास A1 कॉइल से जो जनरेशन होगा वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये है हमारा फेज ए, दिस इज फेज ए, यानी कि जनरेशन फ्रॉम कॉइल 1। बी कॉइल से अगर जनरेशन होगा तो मैंने आपको बताया है, चूंकि ये 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है तो यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 120 डिग्री होगा, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज समवेयर 120 डिग्री। तो यहाँ पर 120 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर कहीं हाफ साइकिल पूरी होगी और यहाँ पर कहीं फुल साइकिल पूरा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम रहना है जो मैक्सिमम वैल्यू है, राइट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो कोई डिफरेंस मैग्नीट्यूड में यहाँ नहीं होना चाहिए। तो दिस हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, should pass from here like this। ठीक है, दिस इज फेज बी। अब फेज सी की बात करें तो फेज सी को जनरेट करने के लिए अगेन बी फेज से भी 120 डिग्री या फिर कहें कि ए फेज से 240 डिग्री, राइट। तो बी फेज यहाँ पर है 240 डिग्री, अगर ए की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, 180 के बाद यहाँ पर 270 हो जाता है, राइट। तो 180 एंड 60 तो यहाँ कहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर इसका हाफ साइकिल होगा, दिस इज समथिंग लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक साइकिल पूरा करेगा, समथिंग लाइक दिस एंड विल गो ऑन। ठीक है, अब अगर आप देखें कि इन वेवफॉर्म्स को अगर स्टार्टिंग से आप शुरू करें, यहाँ पर तो हमने जो जनरेशन किया है वो यहाँ से यहाँ तक का 120 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक का 240 डिग्री है, या फिर आप कहें कि ये दोनों के बीच भी 120 डिग्री है जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया है। और ये जो तीसरा वाला हमने फेज जनरेट किया है दैट इज फेज सी, राइट। तो ये आपका जो वेवफॉर्म बना है दिस इज कॉल्ड थ्री फेज।
वेवफॉर्म्स, ठीक है। इस 3 फेज वेवफॉर्म में अगर आप तीनों वोल्टेजेस का फंक्शन लिखें तो इट हैज टू बी लाइक A1 A2 must be equals to EM sin omega t, E B1 B2 has to be equals to EM sin omega t minus 120 degree because it is lagging behind this, and E C1 C2 थर्ड फेज का हमारे पास होगा EM sin ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। आप इसको माइनस 240 भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखें कि A1 का ये है आपके पास A1 और ये है आपके पास C1, तो अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो तो आप कहते हो कि 120 डिग्री से लीड कर रहा है। आप दोनों साइड से इसको देख सकते हो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखना चाहते हो तो यू विल फाइंड दिस एंगल 120 डिग्री, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं तो यू विल फाइंड दिस एंगल 240 डिग्री। तो इफ you are writing in terms of lagging, so you have to write EM sin omega t minus 240. Also you can write it as EM sin omega t plus 120, ठीक है। तो दोनों चीजें ट्रू हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि आप वेवफॉर्म से भी ये चीज देख सकते हो। अगर आप वेवफॉर्म में इस वेवफॉर्म को यहां से स्टार्ट करें जहां से हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को प्लॉट किया है ई को, तो यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसको फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगभग यहां कहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपका है 120 डिग्री, 120 डिग्री ये है, तो लगभग 60 डिग्री यहां से शुरू होगा। तो ये वेवफॉर्म कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर आप इस वेवफॉर्म को देखोगे तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि ये 160 डिग्री जीरो के पहले से नेगेटिव साइकिल स्टार्ट करके चल रहा है। तो यहां से ये वेवफॉर्म को पूरा करने के लिए आप इसको इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप थर्ड वाले फेज को देखेंगे तो थर्ड वाला फेज आपका यहां से यहां तक 120 डिग्री है, और ये वाला भी 120 है, और 120 और 60 मतलब एकदम सेंटर में। तो यहाँ कहीं ये वेवफॉर्म आपका ये पूरा साइकिल बना सकती है। तो ये आपका जो वेवफॉर्म है ये कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। यहाँ पर उसको 60 डिग्री मिल रहा है सिर्फ, तो ये वेवफॉर्म आपका ऐसा है। तो आप इसमें देखिए कि ए फेज का बी फेज के साथ जो रिलेशन है वो 120 डिग्री का है। ए फेज का सी फेज से जो रिलेशन है, आप देखेंगे कि ये जो वेवफॉर्म है ये वेवफॉर्म 120 डिग्री पहले से स्टार्ट होकर आ रही है। तो आप इसको प्लस 120 भी लिख सकते हैं, दिस इज 120 डिग्री, और आप इसको माइनस 240 भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि C1 C2 को आप EM sin omega t minus 240 लिखें या sin omega t plus 120 लिखें, both are the same thing, ठीक है। तो this is how we can generate थ्री फेज वेवफॉर्म्स। ये थ्री फेज वेवफॉर्म को प्लॉट करने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता दूं, अदरवाइज ये जो वेवफॉर्म बनेगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देगी। इसका एक तरीका होता है, आप क्या करें, सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स बनाएं, ऊपर नीचे एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म बनाएं ट्राइंगल की। ट्राइंगल का जो साइज है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह का एक ट्राइंगल आपको बनाना है, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म लाइक दिस, ठीक है। ये आपके पास ट्राइंगल बन गए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल के पीक से इस ट्राइंगल के पीक को एक फ्री हैंड ड्राइंग से ज्वाइन करना है। फ्री हैंड ड्राइंग का मतलब है कि कर्व शेप में लेके आए, कुछ ऐसा एक लाइन प्लॉट करें ताकि ये जो लाइन है ये सिंगल लाइन दिखाई दे, ये डबल लाइन ना दिखे। इट शुड बी लाइक दिस समथिंग। ये देखिए ये पूरी तरह से हाफ वेव फॉर्म बन गया आपका। सिमिलरली जो नीचे के दोनों ट्रायंगल्स हैं उनको भी बिल्कुल इसी तरह से आप ज्वाइन करें ताकि ये अलग अलग ना दिखाई दे, वो ट्रायंगल का जो शेप है वो सेपरेट ना दिखे। तो ये आपका एक पूरा साइकिल बन गया, करेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ ज्वाइन करना है। पीक आपको इतना ही रखना है जितना आपने यहाँ पर रखा था। पीक को हमेशा ध्यान में रखें क्योंकि पीक हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इट शुड बी लाइक दिस। ऊपर का जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल को पूरा करने के लिए आप इस वेवफॉर्म को जिस तरह से जोड़ दें, ये देखिए ये वेवफॉर्म यहाँ से चलती हुई आ रही है, ऐसे आई, उसके बाद चलते हुए ऐसे गई, और आप यहाँ से भी इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा वेवफॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल्स हैं जो जिनको ज्वाइन करना है। ये जो वेवफॉर्म है इसका जो पीक है सबका पीक बराबर होना चाहिए, तो इट शुड बी लाइक दिस। और यहाँ पे ये जो वेवफॉर्म है ये ऐसा कुछ बनेगा, ये देखिए
एकदम क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका फेज नंबर 1 है, ये आपका फेज नंबर 2 है और ये आपका फेज नंबर 3 है। क्लियरली आपको विजिबल है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एंगल है दिस इज 120 डिग्री, फ्रॉम हियर टू हियर this is also 120 degree, right? So this is how you can create all these three phases. ठीक है, आप इनको ABC फेज भी बोल सकते हैं, आप इनको 1 2 3 फेज भी बोल सकते हैं, और इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम इनको RYB फेज बोलते हैं। R फेज मतलब ये जो फर्स्ट वाला फेज है दिस इज कॉल्ड R फेज, जो सेकेंड वाला फेज है दिस इज कॉल्ड Y फेज, और जो थर्ड वाला फेज है दिस इज कॉल्ड B फेज। यानी कि हम लिखते हैं V R is equals to Vm sin omega t, V Y is equals to Vm sin omega t minus 120 degree. Also we write it as VB, third one is sin omega t minus 240 degree, या फिर Vm sin omega t plus 120 डिग्री। ठीक है, ये था आपके पास वोल्टेज, और ये जो पीक वैल्यू है दिस इज Vm. All the peak values of three phases is same. Also the phase displacement between all the three phases is also same, that is 120 degree. तो तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है, और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम एज Vm, राइट? So this is how we represent three phase waveforms. कैसे बनाना है थ्री फेज वेवफॉर्म्स को, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, कि जिसकी हेल्प से हम थ्री फेज वेवफॉर्म्स को थोड़ा सा बेटर वे में बना सकें। अदरवाइज अगर आप बिना मेजरमेंट के थ्री फेज वेवफॉर्म क्रिएट करेंगे तो आपका वेवफॉर्म कभी भी सही नहीं बनेगा, हमेशा वो कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, बिकॉज आपको एक अप्रोक्सीमेटली मैग्नीट्यूड सेम रखना है, आपको तीनों के बीच में एंगल सेम रखना है, तो उसके लिए आपको एक डेफिनेट वे आना चाहिए वेवफॉर्म प्लॉट करने का। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी जनरेट थ्री फेज वेवफॉर्म्स बाय थ्री फेज जनरेटर। ठीक है, जो हम डिवाइस यूज करेंगे, जो मशीन यूज करेंगे थ्री फेज को जनरेट करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड थ्री फेज जनरेटर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑल्टरनेटर। ठीक है, यही वो मशीन है जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, वेवफॉर्म्स को जनरेट किया जाता है। इनका जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी हैज टू बी सेम, बिकॉज आप देख सकते हैं ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉमन इन ऑल द थ्री फेजेस। अगर ओमेगा सेम है दैट सिंपली मींस जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी, जो जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, जो टाइम पीरियड होगा, दैट हैज टू बी सेम, राइट? ये यूनिफॉर्मिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए एक आइडियल अच्छे सिस्टम के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम कुछ और डेफिनेशंस आएंगी जो इन सब टर्म से रिलेट करेंगी हमारी, राइट? चलिए फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली व्हाई वी यूज थ्री फेज, व्हाई थ्री फेज सिस्टम। मींस हमारे पास जो सिंगल फेज था, हम सिंगल फेज तो यूज कर ही रहे थे, बट थ्री फेज यूज करने की क्या जरूरत है, या आप इसको एक तरह से कह सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग थ्री फेज। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग थ्री फेज ओवर सिंगल फेज एसी सिस्टम। ठीक है, इन दोनों को आप कुछ भी कह सकते हैं, बात एक ही है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है रिलेटेड टू पावर। ठीक है, कैसे आएगा रिलेटेड टू पावर? अगर आपको याद हो सिंगल फेज एसी सिस्टम में हमने RLC या RL या RC या RLC किसी भी केस को ले लीजिए, आपने जब पावर का एक्सप्रेशन बनाया था, पावर आपको याद हो हमने लिखा था पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I। ठीक है, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। और आपने जब उनका वेवफॉर्म्स देखा तो उसका जो वेवफॉर्म था वो एक साइनसोइडल नेचर का वेवफॉर्म आ रहा था, और साथ ही साथ ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी का कुछ इस तरह का आ रहा था। ठीक है, आप देखेंगे पुराने वाले वीडियोस को, अगर आपने देखा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग वेवफॉर्म। पल्सेटिंग का मतलब होता है कि एक बार वो पॉजिटिव साइड जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर नेगेटिव साइड जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर पॉजिटिव साइड जा रहा है, यानी कि द पावर इज कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मशीन को पल्सेटिंग पावर दे रहे हैं, ठीक है, पावर के ऊपर चूंकि सारी चीजें डिपेंड करती हैं, मशीन किस तरह से काम कर रही है, उसमें कितना पावर जनरेट होगा, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं कि कितना टॉर्क उसमें जनरेट होगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पावर के ऊपर डिपेंड करती है।
ठीक है। अगर आप इस तरह की कोई भी वेवफॉर्म जो पल्सेटिंग नेचर की है वो एक हाई रेटेड पावर की मशीन को दोगे, यानी कि बहुत बड़ी पावर की जो मोटर है, बहुत हैवी मोटर है, जो एक बहुत बड़े टास्क के लिए यूज की जा रही है, अगर वहां पर आप इस तरह का पावर देते हो तो वहां पर ये जो पल्सेटिंग नेचर ऑफ पावर है इसकी वजह से टॉर्क भी पल्सेटिंग इन नेचर जनरेट होगा, जिसके कारण मशीन की जो एफिशिएंसी है, जो पावर है, जो उसके काम करने की ताकत है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब उसको टॉर्क पल्सेटिंग नेचर का जनरेट होगा तो वो कॉन्स्टेंटली पावर नहीं लगा पाएगी, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है सिंगल फेस का, दैट इज वाई बहुत ज्यादा हैवी मोटर्स में हम सिंगल फेस यूज नहीं करते, थ्री फेस यूज करते हैं। अब थ्री फेस का क्या फायदा हुआ, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने वोल्टेज प्लॉट किया है। आप इस वोल्टेज के वेवफॉर्म में कहीं भी कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं आ रहा है जहां पर सारी की सारी वोल्टेजेस जीरो हो जाएं। आप देखेंगे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मिनिमम वोल्टेज आपको मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है पॉजिटिव साइड में, सिमिलरली नेगेटिव साइड में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो कहीं भी जीरो वोल्टेज नहीं होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वोल्टेज थ्री फेज के केस में एटलीस्ट इतना वैल्यू को मेंटेन किए हुए है, कम से कम इतना पावर तो आपको मिल ही रहा है, राइट। सिमिलरली चूंकि वोल्टेज इस नेचर का है, साइनसोइडल नेचर का है, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, अगर आपके पास किसी भी टाइप का लोड हो, वेदर इट इज ए रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, अकॉर्डिंगली करंट का जो एंगल ऑफ लैग है या एंगल ऑफ लीड है वो डिसाइड होगा। रेजिस्टिव केस होगा तो सेम फेस में होंगे दोनों, इंडक्टिव केस होगा तो लैगिंग केस होगा, कैपेसिटिव केस होगा तो लीडिंग केस होगा। बट नेचर ऑफ वेवफॉर्म्स ऑफ द करंट विल नेवर चेंज, राइट, कभी भी वो नहीं बदल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि करंट का जो नेचर है वेवफॉर्म का वो भी सेम रहेगा। और जब आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे विद बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला P is equals to V into I, तो पावर विल नेवर एवर बी इक्वल्स टू जीरो, पावर कभी भी जीरो होगा ही नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि थ्री फेज पावर इज नेवर पल्सेटिंग इन नेचर, ठीक है। थ्री फेज पावर में अगर पल्सेटिंग नेचर नहीं है तो ये एक एडवांटेज हो गया हमारा ओवर द सिंगल फेज, या आप कहें कि इस कारण से हम थ्री फेज सिस्टम को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे पल्सेटिंग नेचर ऑफ पावर का जो प्रॉब्लम है सिंगल फेज का वो खत्म हो जाता है, और यहाँ पर हमें कांस्टेंट नेचर की पावर, एटलीस्ट एक मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर हमेशा अवेलेबल रहती है मशीन के साथ, राइट। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज ऑल्सो रिलेटेड टू पावर। वो क्या है, अगर आप सेम साइज की मशीन लें, साइज सेम कर रहे हैं हम, साइज सेम का मतलब है कि जो दिखने में फिजिकल अपीयरेंस है वो सेम होना चाहिए। एक तरफ आपके पास सिंगल फेस की मशीन है, दूसरी तरफ आपके पास थ्री फेस की मशीन है, राइट। तो इन दोनों केसेस में आप अगर साइज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो थ्री फेस का जो पावर है दैट विल बी मोर देन सिंगल फेस, राइट। ये एक एडवांटेज है ऑफ यूजिंग थ्री फेस पावर। अगर आपके पास थ्री फेस की मशीन है सेम उसी साइज की जिस साइज की सिंगल फेस मशीन है, तो थ्री फेस की जो मशीन का पावर है वो ज्यादा होगा सिंगल फेस की मशीन से, राइट। एक तीसरी चीज है स्टार्टिंग ऑफ मशीन से रिलेटेड। स्टार्टिंग ऑफ मशीन का मतलब है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर्स की जरूरत पड़ती है। स्टार्टर जैसे एक बहुत ही कॉमन सा मैं एग्जांपल लूंगा, सीलिंग फैन का, जो पंखा जो हवा के लिए हम लगाते हैं छतों पे, उसका मैं एग्जांपल यहाँ पर लूंगा। उसमें आपने सभी ने नोटिस किया होगा कि एक छोटा सा कंडेंसर, कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्यों लगा है? बेसिकली जो फैन लगा है उसमें सिंगल फेस मोटर है, उस मोटर को बोलते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। और उस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हमने क्या यूज किया है? कैपेसिटर का यूज किया है, जो उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। इन डिटेल में सारे डिस्कशन होंगे फोर्थ मॉड्यूल में, जहां पर हम मशीन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बहुत ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सिंगल फेस जितनी भी मोटर्स हैं वो सारी कहीं ना कहीं सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। नॉट सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब है कि हमने स्विच ऑन किया, हमारे पास मोटर है और वो अपने आप घूमना शुरू हो गई। ऑल्दो ऐसा ही होता है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई हाथ से उसको घुमा रहा है, लेकिन हर एक मशीन में कुछ ना कुछ अलग से उसमें लगाया जाता है जिसकी हेल्प से वो मशीन चल सके। जैसे पंखे का मैंने एग्जांपल दिया, पंखे को चलाने के लिए वहां कंडेंसर लगाया गया है पहले से। आपका कंडेंसर खराब हो जाता है तो कभी कभी पंखा नहीं घूमता,
डंडे से घुमाना पड़ता है या स्लो हो जाता है, क्योंकि उसका जो टॉर्क है, जो पावर है, जो ताकत है, वो कम हो जाती है। इसी कारण से वहां पर कंडेंसर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जबकि थ्री फेस मोटर्स की बात करें तो थ्री फेस मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग। क्यों सेल्फ स्टार्टिंग है, ये हम डिस्कस करेंगे फोर्थ मॉड्यूल में। वहां पर अलग से कुछ जरूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसलिए हम थ्री फेज पावर को यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिलेटेड टू पावर फैक्टर। आपको पता ही है पावर फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में। ये भी देख चुके हैं कि पावर फैक्टर डिक्रीज या इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट सिस्टम के ऊपर पड़ते हैं, राइट। तो अगर पावर फैक्टर का कंपैरिजन करें फॉर सिंगल फेस मशीन एंड थ्री फेस मशीन, तो हमेशा थ्री फेस मशीन के केस में पावर फैक्टर इज मोर देन सिंगल फेस। यानी कि आप कह सकते हैं सिंगल फेस मशीन्स का जो पावर फैक्टर है वो लो होता है एज कंपेयर टू थ्री फेस, राइट। दिस इज वन मोर पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। पांचवा पॉइंट जो है वो अगेन पावर फैक्टर से ही रिलेटेड है। आप डिटेल में पावर फैक्टर पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब क्लियरली ये चीज तो तय है कि अगर पावर फैक्टर लो होगा तो करंट जो है वो इंक्रीज होना है। ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है हमारा पुराने वीडियो में पावर फैक्टर से रिलेटेड। तो अगर सिंगल फेस की बात करें जहां पावर फैक्टर लो है वहां करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। थ्री फेस में पावर फैक्टर हाई है तो वहां करंट की रिक्वायरमेंट कम है। और करंट की रिक्वायरमेंट के बेस पे ही जो वायर की थिकनेस है, वायर, ठीक है, वो डिपेंड करती है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होना है उतना ही वायर मोटा होना चाहिए, जितना कम करंट फ्लो होना है उतना ही वायर कम होना चाहिए। तो अगर सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों ही मशीनों को कंपेयर करें तो उन दोनों केस में चूंकि पावर फैक्टर सिंगल फेस में लो है इसलिए वहां पर वायर की जो थिकनेस है वो ज्यादा होगी। और वायर चूंकि कॉपर मटेरियल का होता है तो कॉपर मटेरियल की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कॉपर मटेरियल विल बी मोर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सिंगल फेस एज कंपेयर टू थ्री फेस। या फिर आप कह सकते हैं कि थ्री फेस के केस में लगभग 75% ऑफ कॉपर यूज होता है एज कंपेयर टू सिंगल फेस। यानी कि 25% के लगभग बचत हो रही है थ्री फेस को यूज करके। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पावर फैक्टर, क्योंकि उसका पावर फैक्टर ज्यादा अच्छा है। अब चूंकि पावर फैक्टर ज्यादा अच्छा है तो वहां पर कॉपर का जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा कंडक्टर्स को बनाने के लिए वो कंडक्टर्स के मटेरियल को लगभग 25% का सेविंग हो जाता है अगर उसको सिंगल फेस से कंपेयर करें। यहाँ पर अगर 100% कॉपर लग रहा था तो सेम रेटिंग की मशीन के लिए यहाँ पर 75% लगेगा। रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो हम हमेशा डिस्कस कर रहे हैं जिनके रेफरेंस में सब बातें होती हैं। तो यहाँ पर सेम साइज की सेम रेटिंग की मशीन की बात होती है। अगर सेम रेटिंग की दोनों मशीन लें तो उस केस में आपको थ्री फेस में एडवांटेजेस मिलेंगे, राइट। अगला पॉइंट है रिलायबिलिटी से रिलेटेड। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब है कि मशीन कितनी पावरफुल है, कितनी रिलायबल है काम करने के लिए। तो आपको ये चीज तो अब तक समझ में आई गई होगी कि जो थ्री फेस मशीन है वो ज्यादा रिलायबल होंगी। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर ज्यादा अच्छा है, साइज कम रहता है मशीन का, पावर हमेशा एक कांस्टेंट पावर हमें मिल जाती है थ्री फेस के केस में। तो इस वजह से थ्री फेस पावर्स आर थ्री फेस पावर मशीन्स आर मोर रिलायबल या थ्री फेस मोटर्स आर मोर रिलायबल, ठीक है। तो ये लगभग छह पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो 6 पॉइंट्स हमें क्लियरली ये बताते हैं कि थ्री फेस सिस्टम इज वेरी वेरी एडवांटेजियस एज कंपेयर टू सिंगल फेस एसी सिस्टम, राइट, ठीक है। अब ये तो हो गई एडवांटेजेस की बात, बट क्योंकि हर चीज के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं तो यहाँ पर भी डिसएडवांटेज है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिसएडवांटेज है। वो क्या डिसएडवांटेज है? थ्री फेस सिस्टम को आप लो पावर एप्लीकेशंस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि थ्री फेस मशीन्स, हम हर चीज अप्लायंसेस के रिलेटेड बात कर रहे हैं, हर चीज मशीन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि वही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका यूज होता है, राइट। तो अगर थ्री फेस सिस्टम को लो पावर एप्लीकेशंस में यूज कर ले, लो पावर एप्लीकेशंस मतलब जैसे घरों में हाउस होल्ड एप्लीकेशंस की बात करें अगर, तो घरों में आपने देखा होगा थ्री फेस मशीन नहीं लगाई जाती, पंखे थ्री फेस नहीं होते, मिक्सी थ्री फेस नहीं होती, मशीन थ्री फेस नहीं होती, वहां सब सिंगल फेस होता है, राइट। तो हर जगह थ्री फेस को यूज नहीं किया जा सकता। सिंगल फेस सिस्टम हैज देयर ओन एडवांटेजेस, थ्री फेस सिस्टम हैज देयर ओन एडवांटेजेस।
एप्लीकेशन बेस्ड एडवांटेजेस हैं दोनों के, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आपको यूज करना है तो कौन सा ज्यादा एडवांटेजेस है, हम उसको ज्यादा चूज करते हैं। वहीं अगर आप लार्ज एप्लीकेशंस की बात करें, हाई पावर एप्लीकेशंस की बात करें, घरों में अगर मान लीजिए बड़ी मोटर आपको लगानी है, उस केस में आप फिर 3 फेज सिस्टम पर जाते हैं। जैसे आटा चक्की होती है, आटा चक्की में आपको गेहूं पीसने हैं तो उस केस में आपको 3 फेज मोटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी है हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जो हाई पावर एप्लीकेशंस है वहां 3 फेज, और अगर लो पावर एप्लीकेशंस है तो वहां सिर्फ सिंगल फेज एप्लीकेशंस, सिंगल फेज एसी सिस्टम को ही हम यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट यूज 3 फेज सिस्टम एवरीवेयर, हम कहीं भी इसको यूज नहीं कर सकते। दिस इज द डिसएडवांटेज, हम कह सकते हैं ये एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन वन थिंग रिलेटेड टू 3 फेज। एक टर्म यूज हम करते हैं, बैलेंस्ड सप्लाई एंड अनबैलेंस्ड सप्लाई। ये दो टर्म्स यूज की जाती है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, किसको हम अनबैलेंस्ड बोलेंगे, किसको हम बैलेंस बोलेंगे। बेसिकली बैलेंस सप्लाई वो बैलेंस सप्लाई होती है जिसमें तीनों फेजेस का जो मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू, वो इक्वल हो। यानी कि अगर आपके पास 3 वेवफॉर्म्स हैं, लेट अस से यू हैव वीआर इज इक्वल्स टू वीएम, यहां पर मैं लिख देता हूं Vm1 sin ओमेगा टी, Vy is equals to Vm2 sin omega t minus 120 degree, और we have Vb is equals to Vm3 sin omega t minus 240 degree। अगर आपका Vm1, Vm2 and Vm3 all are equal, also all waveforms are displaced by 120 degree। ये दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर तीनों वेवफॉर्म्स का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल है, साथ ही साथ तीनों के तीनों वेवफॉर्म्स एक दूसरे से 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड हैं, तो वो बैलेंस्ड सप्लाई कहलाती है। राइट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस सप्लाई, बैलेंस्ड एसी सिस्टम, व्हेन वी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल द 3 फेजेस, equal amplitude, equal maximum value of all the 3 phases, and all the 3 waveforms are displaced by 120 degree from each other. That system will be called a balanced AC system. Whereas in case of unbalanced, हमारा तीनों वेवफॉर्म में से अगर कोई भी एक मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, let us suppose Vm1 is not equals to Vm2 but Vm2 is equals to Vm3, it will be called unbalanced। ये पहली कंडीशन है कि अगर मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो भी अनबैलेंस्ड कहेगा, और अगर फेजर एंगल भी नॉट इक्वल्स टू 120 है तो भी अनबैलेंस्ड कहलाएगा। ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेपरेटली काम करती हैं। कोई भी एक कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको भी हम अनबैलेंस्ड कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इट इज क्लियर कि अगर मैग्नीट्यूड किसी भी एक वेवफॉर्म का अनइक्वल है, बराबर नहीं है बाकी दोनों से, तो भी अनबैलेंस्ड है, और अगर किसी भी एक वेवफॉर्म, एक फंक्शन का एंगल ऑफ लैग या एंगल ऑफ लीड नॉट इक्वल्स टू 120 है, तो भी वो अनबैलेंस्ड सिस्टम, अनबैलेंस्ड सप्लाई की कैटेगरी में ही जाएगा। करेक्ट, ये बोलते हैं हम बैलेंस्ड सिस्टम और अनबैलेंस्ड सिस्टम का डेफिनेशन। राइट, सो अगर आपके पास बैलेंस सिस्टम है तो हमेशा अगर तीनों वेवफॉर्म्स का आप सम करेंगे तो उसका जो सम है वो हमेशा 0 आपको मिलना चाहिए। वो कैसे आपको पता चलेगा, अगर आप इन तीनों वेवफॉर्म्स का फेजर फॉर्म लिखें तो वी विल राइट इट एज VR bar is equals to V angle 0 degree, V is the RMS value, VY bar is equals to V angle minus 120 degree, VB bar is equals to V angle of minus 240 degree। फेजर बना देते हैं, फेजर कैसा बनेगा, रेफरेंस एक्सिस पे आपके पास होगा VR बार, 120 डिग्री से लैग करते हुए आप बनेंगे VY बार, और अनदर 120 से आप करेंगे तो ये होगा आपका VB बार। this is 120, this is 120, this is also 120। ये आपका फेजर बन गया, और ये है आपका ओमेगा फ्रीक्वेंसी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपके पास वी आर बार है, दैट इज वी एंगल ऑफ 0, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी प्लस जे 0। अगर आप उसको रेक्टेंगल में चेंज करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वेयर वी वाई बार इज इक्वल्स टू है आपके पास वी एंगल ऑफ माइनस 120 डिग्री। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, अगर आप इसको लिखते हैं तो यू विल बी गेटिंग वी
माइनस 0.5 माइनस जे 0.866, ठीक है। e टू द पावर j थीटा हो जाता है, ये हो जाएगा v e टू द पावर माइनस 120 डिग्री j, ठीक है। उसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा cos थीटा माइनस j sin थीटा, यानी कि cos 120 माइनस j sin 120। तो वहां पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। सिमिलरली यू हैव bb बार एज v एंगल ऑफ माइनस 240 डिग्री या फिर प्लस 120 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं। दैट will be equals to, in terms of rectangular form, v minus 0.5 plus j 0.866। तो ये आपके पास तीनों के तीनों रेफरेंस हैं। अगर आप तीनों का सम करते हो तो सम करने के बाद आपको मिलेगा वी आर बार प्लस वी वाई बार प्लस वी बी बार इज इक्वल्स टू वी प्लस जे 0 प्लस वी माइनस 0.5 माइनस जे 0.866 प्लस v माइनस 0.5 प्लस j 0.866। सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे यू विल गेट 0, ठीक है। तो तीनों का अगर आप सम करेंगे तो तीनों का सम मस्ट बी इक्वल्स टू 0 फॉर एनी बैलेंस्ड सिस्टम। अगर बैलेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बैलेंस सिस्टम की एक और आइडेंटिफिकेशन है कि तीनों का जो सम है वो सम 0 के बराबर होना चाहिए, देन ओनली वी विल से कि ये हमारा बैलेंस सिस्टम होगा, राइट। सेम रिजल्ट आप ऑब्टेन कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में, एडिशन करके भी। आप इन तीनों को ट्रिग्नोमेट्रिकली एडिशन करिए एज इट इज, बिना कन्वर्ट किए फेजर क्वांटिटीज में बिना कन्वर्ट किए अगर आप तीनों को सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो भी आपको इक्वल टू 0 ही मिलेगा, राइट। सो इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थ्री फेज सिस्टम हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने सबसे पहले देखा कि पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। पॉलीफेज सिस्टम को हमने कंपेयर किया सिंगल फेज सिस्टम से जो हमने पढ़ा था, उनकी वेवफॉर्म्स हमने दिखाई। उसके बाद थ्री फेज सिस्टम डिस्कस किया, थ्री फेज सिस्टम कैसे बनाएंगे हम और किस तरह से उनसे वेवफॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे, एंड देन फंक्शंस कैसे बनेगा। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेवफॉर्म्स कि किस तरह से आपको वेवफॉर्म प्लॉट करना है। ये वेवफॉर्म प्लॉट करते आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कभी भी कॉपी में वेवफॉर्म बनाते हैं तो बहुत क्लियरली एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म देखनी चाहिए। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज ओवर सिंगल फेज। क्या क्या एडवांटेजेस हैं थ्री फेज के सिंगल फेज के लिए, उसमें हमने टोटल 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया अच्छे से डिटेल में। एंड ऑल्सो वी हैव सीन वन डिसएडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम। एंड फाइनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड सप्लाई इन केस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। डिफाइन किया हमने उसको, कंक्लूड किया कि किस तरह हम किस केस में बैलेंस कहेंगे, किस केस में अनबैलेंस्ड कहेंगे। साथ ही साथ एक और हमने यहाँ पर चीज डिस्कस की है कि अगर बैलेंस सिस्टम है हमारे पास और अगर आप तीनों फेजेस की क्वांटिटीज का सम करते हो तो you will always obtain a value equals to 0, while in case of unbalanced that will be not equals to 0, right। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें बैलेंस सिस्टम के लिए और अनबैलेंस सिस्टम के लिए ध्यान रखनी है, राइट। तो फॉर टुडे फॉर दिस लेक्चर इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसको आप पढ़ के अच्छे से समझिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे थ्री फेज से रिलेटेड, राइट। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।